हेलो गाइस, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात करें था साथियों इंडिया जीके के बारे में। तो इंडिया जीके के अंदर से अपन क्या देख रहे थे? इंडियन पॉलिटी देख रहे थे साथियों, ठीक है। और इंडियन पॉलिटी के अंदर से अपनी 2 या 3 क्लास हुई, शायद तक 2 क्लास हुई हैं, जिसमें से लास्ट तक अपने देखा था संविधान के स्रोतों के बारे में। अब बात करते हैं अपन उद्देशिका या फिर प्रस्तावना के बारे में साथियों। तो सबसे पहले बात करें तो देखो उद्देशिका प्रस्तावना में क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले बात करें ना, जो मेन जो चीज़ें हैं अपन उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं साथियों। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है भारत होगा, ठीक है। कैसा होगा साथियों? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि एक संपूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, ठीक है। और बात करें साथियों तो समाजवादी शब्द भी यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया साथियों? समाजवादी दिया गया है। समाजवादी के साथ में ही पंथ निरपेक्षता दिया गया है। क्या दिया गया साथियों? पंथ निरपेक्ष दिया गया है। पंथ निरपेक्ष के बाद में लोकतंत्रात्मक गणराज्य के बारे में बात की गई है। क्या कहा गया साथियों? लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है प्रस्तावना के अंदर से। बात करें अपन न्याय के बारे में, तो न्याय के बारे में क्या जिक्र किया गया साथियों? सामाजिक न्याय दिया गया है। क्या दिया गया साथियों? सामाजिक न्याय दिया गया है। सामाजिक के साथ में ही आर्थिक व राजनीतिक का भी जिक्र हुआ है। किसका जिक्र हुआ साथियों? राजनीतिक का भी जिक्र हुआ है। बात करें अपन स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता के बारे में बात करें तो साथियों एक विचार की स्वतंत्रता दी गई है। विचार के साथ ही बात करें तो एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। क्या दिया गया है? अभिव्यक्ति की, ठीक है। दूसरा बात करें विश्वास की, किसकी दी गई है साथियों? विश्वास की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट बात करें तो धर्म की उपासना की स्वतंत्रता यहाँ पर प्राप्त होती है। दूसरा बात करते हैं समता के बारे में। समता के बारे में क्या कहा गया है साथियों? तो यहाँ पर लिख सकते हो प्रतिष्ठा और अवसर की समता यहाँ पर दी गई है। बात करें साथियों अपन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में। 42वें संविधान संशोधन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में बात करें। इस अधिनियम में क्या कहा गया था साथियों? 1976 द्वारा जोड़े गए शब्द हैं, जिसमें से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए हैं साथियों। सबसे पहले याद रखना 1976 कब था? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 था, जिसके अंदर से शब्द जोड़े गए थे। एक का नाम था क्या साथियों? समाजवादी। क्या था साथियों? समाजवादी था। दूसरा बात करें, दूसरा कौन सा जाता है? दूसरा याद रखना पंथ निरपेक्षता। क्या याद रखना है? पंथ निरपेक्षता। या पर पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम के अंतर्गत। तीसरा बात करते हैं, तीसरा शब्द जोड़ा गया था साथियों अखंडता जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, तो इन तीनों शब्दों को याद रखना। आपसे सीधा सीधा सवाल पूछेगा कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द भारतीय संविधान में किस अधिनियम के अंतर्गत जोड़े गए थे? ऐसा क्वेश्चन बना सकता है, या फिर बना सकता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत 3-4 शब्द दे देगा कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तीनों शब्दों का नाम याद रखना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े जाते हैं। आगे बात करें साथियों तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में क्या किया गया था कि उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग माना था, ठीक है। सीधा सीधा सवाल आपसे पूछेगा कि जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग है या नहीं है? तो याद रखना वो संविधान का भाग है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे साथियों? यहाँ पर लिखो केशवानंदवाद या फिर केशवानंद भारतीवाद है, सॉरी, भारतीवाद कब है? 1973 में है, ये याद रखना। में क्या किया गया था साथियों कि उच्चतम
न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को भारतीय संविधान का भाग माना। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। आगे बात करें साथियों, जो उद्देशिका है ना, इस उद्देशिका के बारे में बात करें। इस उद्देशिका को क्या कहा गया? संविधान की आत्मा कहा गया। संविधान की क्या कहा गया साथियों? आत्मा कहा। और किसने कहा ये भी याद रखना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देशिका है इसको संविधान की आत्मा कहा गया था। इतना ही आपको याद रखना है। एक चीज़ और याद रख लेना साथियों, जो उद्देशिका है इस उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री भी कहा गया था। क्या लिखोगे साथियों? यहाँ पर लिखो, उद्देशिका को राजनीतिक क्या कहा गया? जन्मपत्री कहा गया साथियों। क्या कहा? जन्मपत्री कहा गया। और किसके द्वारा कहा गया? तो याद रखना, के.एम. मुंशी के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया साथियों? के.एम. मुंशी के द्वारा कहा जाता है। इतना थोड़ा बहुत है, ये याद रखना। उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में ये मोटा मोटी तौर पर है, और इसमें सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं। अब बात करते हैं साथियों नए राज्यों के गठन के बारे में। तो यहाँ पर लिखो, नए राज्यों का गठन। नए राज्यों के गठन के बारे में बात करें ना साथियों, तो देखो सबसे पहला जो नए राज्यों में जुड़ता है वो कौन सा जुड़ता है? आंध्र प्रदेश को जोड़ा जाता है। कब इसका गठन किया गया साथियों? 1 अक्टूबर को किया जाता है। 1 अक्टूबर 1953 को किया जाता है। ठीक है, जैसे बाद में गुजरात का किया गया 1 मई 1960 को किया जाता है। नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 को किया जाता है। बात करें हरियाणा के बारे में तो 1 नवंबर 1966 को किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो ये 25 जनवरी 1971 को किया जाता है। मणिपुर के बारे में बात करें तो 21 जनवरी 1972 को किया जाता है। मेघालय के बारे में बात करें तो 21 जनवरी 1972 को ही इसका किया जाता है। ठीक है, 2-3 राज्य थे, मेघालय के बाद में त्रिपुरा है, उसका भी इसी समय गठन किया जाता है। सिक्किम के बारे में बात करें तो 16 मई 1975 को उसका गठन होता है। ठीक है, मिजोरम के बारे में बात करें तो 20 फरवरी 1987 को इसका गठन होता है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो इसी समय इसका गठन किया जाता है। बात करें अपन गोवा के बारे में तो गोवा का गठन होता है 30 मई 1987 को होता है। छत्तीसगढ़ का था 1 नवंबर 2000 को होता है। उत्तराखंड के बारे में बात करें तो 9 नवंबर 2000 को होता है। झारखंड के बारे में बात करें तो 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हो जाता है। तेलंगाना के बारे में बात करें साथियों, ये था 16वें नंबर का। क्या था साथियों? तेलंगाना। इस तेलंगाना का गठन कब होता है साथियों? 2 जून को होता है। 2 जून 2014 को इसका गठन होता है। ठीक है, और बात करें साथियों इनका जो गठन होता है ना, तो ये भाषा के आधार पर गठन किया जाता है। तो सीधा सीधा सवाल बात करें तो देखो, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश बना। कब बना? 1 अक्टूबर 1953 को बनता है। बाद में क्या होता है साथियों कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। कब होता है? 1953 को होता है। जिसके अध्यक्ष बनते हैं कौन? लिख सकते हो, देखो सारी चीज़ें अपन लिख लेते हैं इनके बारे में। 1953 की बात आती है। 1953 को किसका गठन किया जाता है? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है। इतना ही आपको याद रखना है। इसके सदस्यों के बारे में बात करें तो सदस्यों के अंदर से सबसे पहले बात करें तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं साथियों? तो याद रखना, नाम आता है फजल अली। फजल अली रहते हैं। सीधा सीधा सवाल आपसे पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया जाता है? तो 1953 को होता है। इसमें 2 सदस्य और थे साथियों, 2 सदस्य। ठीक है, इन 2 सदस्यों के बारे में बात करें तो 2 सदस्य कौन थे? एक का नाम आ जाता है के.एम. पणिक्कर आता है साथियों। क्या आता है? के.एम.
पणिक्कर आता है। दूसरा बात करें तो साथियों क्या नाम आ जाता है, दूसरे का नाम आ जाता है हरदे नाथ कुंजरू। ये 2 लोग रहते हैं, ये सदस्य रहते हैं, ये इनके अध्यक्ष रहते हैं। ये मेन रूप से बात करें तो आप यही याद रखना, ये फजल अली हैं, ये इसके अध्यक्ष रहते हैं बस, ठीक है। और कब इसका गठन किया जाता है, 1953 को होता है। अब बात करते हैं साथियों अपन मूल अधिकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो देखो अपन जो मेन चीज़ें हैं अपन उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि आपको पहले राष्ट्रपति पढ़ाना चाहिए था, लेकिन अपन जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं की चीज़ों के बारे में अपन देख रहे हैं। सबसे पहले मूल अधिकार देख लेते हैं, बाद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व देख लेंगे क्योंकि इससे सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और बाद में अपन राष्ट्रपति देख लेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डालो साथियों, किसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, मूल अधिकार के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे साथियों, मूल अधिकार। मूल अधिकार, मूल अधिकार के बारे में बात करें ना साथियों, तो देखो मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। सबसे पहले बात करें तो भारत का जो संविधान है उसके भाग 3 में बखान किया गया है। बात करें इसके आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों के बारे में बात की गई है, और ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब जो मेन जो चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में अपन बात करें तो सबसे पहला जो आता है साथियों, समानता का अधिकार आता है। क्या आता है, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के बारे में बात करें ना साथियों, तो ये कहाँ पर दिया गया है, समानता का अधिकार के अंदर से अनुच्छेद कब से 14 से लेकर 18 तक की बात की गई है। दूसरा बात करते हैं समानता के बाद में आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करें ना साथियों, तो ये 19 से लेकर 22 तक के बारे में बात की गई है अनुच्छेद, ठीक है। तीसरा बात करते हैं तो तीसरा कौन सा आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करें तो ये कब से कहाँ तक है, ये अनुच्छेद आ जाता है साथियों 23-24। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, तो ये याद रखना। 3 हो गए क्या, चौथा बात करते हैं साथियों। चौथा कौन सा आपको याद रखना है, चौथा नाम आ जाता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा नाम याद रखना, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करें तो आपको याद रखना है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक के बारे में बात की गई है। 4 हो गए, पांचवा बात करते हैं। पांचवा कौन सा आएगा साथियों, पांचवा आएगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आएगा। कौन सा आएगा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक दिया गया है साथियों, तो ये भारतीय संविधान के अंदर से जब अपन पढ़ते हैं तो आर्टिकल 29-30 में दिया गया है। 5 हो गए, छठा बात करते हैं। छठा जाता है साथियों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, ये आर्टिकल दिया गया है साथियों 32 से लेकर 35 तक दिया गया है। ये सारे के सारे मूल अधिकार आते हैं साथियों, लेकिन एक 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 के अंदर से। उसके अंदर से क्या होता है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया जाता है और उसको किस में शामिल कर दिया जाता है, आर्टिकल 300A के तहत विधिक अधिकार बना दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा लिख सकते हो, इम्पोर्टेंट है साथियों। क्या लिखना है आपको, यहाँ पर बात करते हैं अपन संपत्ति के अधिकार के बारे में, ठीक है। संपत्ति के, थोड़ा सा सुंदर लिख देता हूँ जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। संपत्ति के अधिकार, या पर संपत्ति का अधिकार भी बोल सकते हो। इसको मूल अधिकार से हटा लिया जाता है। कब हटाया जाता है ये भी याद रखना, 44वां संविधान संशोधन होता है, ये भी पूछा जाता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इसको हटाया जाता है, ठीक है। और हटाने के बाद में इसको किस में जोड़ दिया जाता है साथियों, 300 क में जोड़ा जाता है, क में जोड़ा जाता है, ठीक है। अभी वर्तमान में किस में है, ये 300 क में जोड़ा गया है, ठीक है। और इसको क्या बना दिया गया साथियों, मूल अधिकार से हटाकर इसको बना दिया गया
विधिक अधिकार। क्या बना दिया गया साथियों? विधिक अधिकार बनाया। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। और बात करें साथियों तो मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं। अब देखो वो कौन कौन से आते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं 5 प्रकार की रीट। 5 प्रकार की कौन कौन सी रीट हैं उन्हीं के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो साथियों जो पहला जो नाम आ जाता है वो आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का। कौन सा आता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण आता है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद में दूसरा जो नाम आता है वो कौन सा है आपको याद रखना है? नाम याद रखना है परमादेश, आपको याद रखना है परमादेश। 2 हो गए। तीसरा बात करते हैं तो तीसरा आ जाता है प्रतिषेध। कौन सा आता है साथियों? प्रतिषेध आता है। 3 हो गए। चौथा बात करते हैं तो चौथा कौन सा आपको याद रखना है? अधिकार परीक्षा। कौन सा है? अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा आपको 4 याद रखना है। और जो 5वीं प्रकार की जो रीट आती है उसका नाम आपको रखना है उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार की रीट हैं, आपको याद रखनी। और बात करें साथियों तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान क्या होता है कि आर्टिकल 19 में वर्णित मूल अधिकार होते हैं वो स्वतः क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। ये थोड़ा बहुत याद रख लेना। अब बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे साथियों? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। नीति निर्देशक तत्व, इनके बारे में अपन बात करते हैं। देखो साथियों सबसे पहले क्या होता है, इसका जो उपबंध है ना, ये भाग कौन से में है? ये 4 में दिया गया है। संविधान के भाग 4 में बखान किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। कहाँ से कहाँ तक हैं तो याद रखना, आर्टिकल 36 से स्टार्ट होते हैं और आर्टिकल 51 तक इसमें किया गया है। एक बात और याद रखना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में साथियों, ये क्या हैं? ये गैरवाद योग्य हैं। क्या है साथियों? गैरवाद योग्य। मतलब इसका क्या होता है कि न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता। इसका जो मेन उद्देश्य क्या होता है साथियों? लोक कल्याणकारी राज्य व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना करना इसका मेन उद्देश्य माना जाता है। किसका है? सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि लोक कल्याणकारी राज्य और सामाजिक आर्थिक लोकतांत्रिक स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना किसमें, इसका किसका मेन उद्देश्य रहता है? तो 2-4 नाम दे देगा तो याद रखना राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उसका काम रहता है। ठीक है, और बात करें साथियों तो एक मूल कर्तव्यों से संबंधित आ जाता है जो भाग 4 क में जोड़ा जाता है। उसके अंदर से क्या है कि आर्टिकल 51 क के बारे में बात करते हैं। उसमें होता है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 के अंतर्गत। उसमें से क्या होता है कि जो भाग 4 क में क्या किया गया था कि जो 11वां मूल कर्तव्य है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा जाता है, जिसके अंदर से होता क्या है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के जो बालक होते हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करना इसमें से दिया गया है। ठीक है, पहले क्या था, प्रारंभ में मूल कर्तव्य में जो संख्या थी वो 10 थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितने साथियों आपको 11 देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं साथियों अपन किसके बारे में, जो ऊपर जो चीज़ें पढ़ कर आए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। किसी भी टेस्ट सीरीज में आप जाकर देख लेना या मेन एग्जाम में जाकर देख लेना, आपको 100% सवाल मिलेगा, इसलिए मैंने इसको पहले करवाया है। अब बात करते हैं साथियों किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में बात करें ना साथियों, तो जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है साथियों, देश का प्रथम नागरिक होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो प्रथम नागरिक। प्रथम नागरिक होता है देश का कौन, राष्ट्रपति होता है। दूसरा बात करें तो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख भी कौन सा होता है, राष्ट्रपति होता है साथियों। संघ की
कार्यपालिका, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? सीधा सीधा सवाल आपसे पूछा जाता है तो राष्ट्रपति होता है साथियों। दूसरा बात करते हैं तो तीनों सेनाओं का, तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये थोड़ी बहुत याद रखना। अब बात करते हैं, देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, क्या क्या योग्यताएं होती हैं, कितनी पदावधि होती है, किस प्रकार से हटाया जा सकता है, शपथ कौन दिलाता है, उसके बारे में। तो यहाँ पर देखो सारी चीज़ अपन डिस्कस करेंगे साथियों। सबसे पहले बात करते हैं निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है साथियों? निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? निर्वाचन मंडल द्वारा। इस निर्वाचन मंडल के अंदर से कौन कौन भाग लेते हैं साथियों? तो संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेंगे। साथ ही बात करें तो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं। साथ ही बात करें साथियों तो दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। तीन चीज़ें हैं, याद रखना। आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, तो तीनों बातों के बारे में याद रखना। कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहला जाता है कि संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेंगे। दूसरा बात करें तो राज्यों के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेंगे। और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी इस निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। अब बात करें साथियों जो राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है? पदावधि तो साथियों याद रखना 5 वर्ष। अब बात करते हैं अपन योग्यता के बारे में। क्या योग्यता होनी चाहिए? तो सबसे पहले बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो रट ही लेना, ठीक है, भारत का नागरिक हो, पहली योग्यता आ जाती है। दूसरी बात करें साथियों तो देखो दूसरी कौन सी आती है? दूसरी आ जाती है कि 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है, वो इसके लिए योग्य माना जाता है। तीसरी बात करते हैं, तीसरी जो योग्यता आ जाती है साथियों की लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हों वो इसके लिए योग्यता रख सकता है। अब बात करते हैं साथियों कि जो राष्ट्रपति होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? किसके बारे में बात करेंगे अपन? शपथ के बारे में साथियों। शपथ के बारे में बात करें ना तो देखो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा साथियों? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। किसको? राष्ट्रपति को। अगर बात करें देखो भारत का मुख्य न्यायाधीश उस समय अनुपस्थित रहता है तो उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होता है उसके समक्ष शपथ ली जाती है राष्ट्रपति के द्वारा साथियों। और बात करें साथियों, शपथ आपने देख ली, पदावधि आपने देख ली, योग्यता आपने देख ली, निर्वाचन आपने देख ली। एक और बात करते हैं त्यागपत्र के बारे में, ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा साथियों? उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देता है, याद रखना। अब बात करते हैं जो राष्ट्रपति होता है उस राष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा। किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है, ये याद रखना। अब बात करते हैं साथियों जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है वो किस में दिया गया है? तो थोड़ा सा अपन अलग लिख लेते हैं जिससे थोड़ा सा याद करने में आसानी रहेगी। राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बात करें ना साथियों तो किस में बखान किया गया है? आर्टिकल 61 में बताई गई है बात, ठीक है। अब इसके बारे में बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग है वो आर्टिकल 61 में बात की गई है और किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है, ये याद रखना। पहली बात ये आ गई। अब बात करते हैं कि पारित होगा। अब पारित होने के लिए क्या हो सकता है साथियों? देखो सबसे पहला जाता है कि दोनों सदनों द्वारा अलग अलग, ठीक है, दोनों
सदनों द्वारा अलग अलग। ठीक है, पहली बात ये आ गई। दूसरी बात करते हैं साथियों, तो कुल सदस्य संख्या का 2/3। ठीक, कैसे पारित होगा साथियों, यहाँ पर लिख सकते हो कि कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से वो पारित होगा। ठीक है, बहुमत से पारित होगा। ये चीज़ें थोड़ी बहुत याद रखना। आगे बात करेंगे साथियों अपन उपराष्ट्रपति के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।